हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम लोग कंटिन्यूशन कर रहे थे गेट लाइफ साइंसेस टारगेट 2024, और उसमें हम लोगों ने जो सब्जेक्ट उठाया था या सब्जेक्ट लिया है बायोकेमिस्ट्री, और आज का लेक्चर नंबर 5 है। तो लेक्चर नंबर 1 to 4 ऑलरेडी यहाँ पर प्लेलिस्ट में गेट एक्सेल 2024 टारगेट एग्ज़ाम के प्लेलिस्ट में 1 से 4 वीडियो तक ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं। उसका लिंक यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ रहा होगा, तो वहाँ के जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो लेक्चर नंबर 5, और लेक्चर नंबर 5 में हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 के आगे का, मतलब ये कंटिन्यूशन में चल रहा है वीडियो। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि पहले 1 से 4 तक सब देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर पर आइए, लेक्चर नंबर 5 पर। तो 4 पे जो मैं कर रहा था वो कर रहा था मैं लेक्चर नंबर 4 पे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम लोगों ने बात किया था कि प्राइमरी प्रोटीन होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, और उसके बाद में सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है 2 डिग्री स्ट्रक्चर, उसके बाद में टर्सरी स्ट्रक्चर है 3D, और एक है क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। तो क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर अप टू फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैंने डिस्कस कर लिया था तो 4th नंबर वीडियो में। तो 4th में क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे। क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऑफ प्रोटीन में कि यहाँ पर दो 3D स्ट्रक्चर जो है वो आपस में इंटरेक्ट करें। अब वो इंटरेक्शन किसी भी तरीके से हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, डाइसल्फाइड लिंकेज हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब डाइसल्फाइड लिंकेज, या फिर हो सकता है कि इनके बीच में हाइड्रोफोबिक या वीक इंटरेक्शंस हो। तो किसी तरह का भी इंटरेक्शन 2D स्ट्रक्चर में, दो डिफरेंट 2D स्ट्रक्चर या सेम 2D स्ट्रक्चर में इंटरेक्शन हो तो वो क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर होगा। इसका मतलब है कि ये हमेशा मल्टीमेरिक प्रोटीन होंगे और फंक्शनल होगा। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में बना होता है 2 अल्फा और 2 बीटा, ठीक है। तो ये, या अल्फा क्या सब यूनिट है, तो अल्फा के कितने सब यूनिट है, 2 सब यूनिट, और वो सब 3D है। जैसे ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया अल्फा अल्फा, तो इनके बीच में भी आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। हो सकता है बीटा कुछ ऐसा हो, ये बीटा और ये दूसरा बीटा, तो इनके बीच में बीटा 1 बीटा 2 इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, और ये इनके बीच में भी हो रहा है और इनके बीच में भी हो रहा है। तो ये सब स्ट्रक्चर मिलकर क्या हो जाएंगे, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर हमेशा मल्टीमेरिक होगा। वो होमोडाइमर भी हो सकते हैं, हेटेरोडाइमर भी हो सकते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन जो है वो हेटेरोडाइमर है, या ग्लूटामिन सिंथेटेस वो 12 आइडेंटिकल सब यूनिट का सब यूनिट है, लेकिन ये सब क्या है, आइडेंटिकल, ठीक है। तो ये होमो प्रोटीन हो गया, यहाँ पर सब होमो आइडेंटिकल टाइप है, ठीक है। तो ये समझना था क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर में, जो लास्ट में मेरा छूटा हुआ था। अब आ रहे हैं नेक्स्ट यहाँ पर आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लोग जो इसके आगे बात करेंगे कि प्रोटीन में जो प्यूरिफिकेशन कर रहे थे, तो प्रोटीन का प्यूरिफिकेशन को हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात किया था। एक जो वहाँ टेक्निक समझना है उसको बोलते हैं 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। तो 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लेटेस्ट टेक्निक है प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के लिए। अब इसको यूज़ क्यों करते हैं, ये 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी सेपरेशन यहाँ पर 2 डायमेंशन में होगा। एक होगा 1 डायमेंशन, जहाँ पर फर्स्ट जो सेपरेशन होगा, सेपरेशन बेस्ड ऑन किसके ऊपर होगा, बेस्ड ऑन इट्स पीआई वैल्यू, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। और दूसरा हो सकता है, दूसरा सेपरेशन जो सेकेंड डायमेंशन होगा, सेकेंड डायमेंशन उसमें जो हम लोग सेपरेशन करेंगे बेस्ड ऑन, यहाँ पे जो होगा वो बेस्ड ऑन SDS पेज, यानी यहाँ पे मॉलिकुलर बेसिस पे, मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे करेंगे। तो यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, जिसको बोलते हैं SDS पेज, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पॉलीएक्राइल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और यहाँ पर किसके बेसिस पे हो रहा है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर, ठीक है। तो इस टेक्निक को जो यहाँ पर यूज़ करते हैं इसके लिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोकसिंग, फोकसिंग। तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि प्रोटीन हो सकता है दो ऐसे प्रोटीन हो जो कि उनका पीआई वैल्यू सेम हो, सेम पीआई वैल्यू, बट
डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट, या एक तो ये कंडीशन हो सकता है, या तो ये कंडीशन हो कि सेम मॉलिक्यूलर वेट हो जाए बट डिफरेंट पीआई। लेकिन कभी भी दोनों सेम नहीं होगा, कभी भी दोनों सेम नहीं होगा। तो अगर अभी तक हम लोग अगर इस टेक्निक फर्स्ट वाला कंडीशन को छोड़ते तो सेकंड कंडीशन को देखें तो सेम मॉलिक्यूलर वेट अगर रहे किसी का, तो इस मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर हम लोग सेपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो यहाँ पर जो बैंड फॉर्म किया वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर वेट का बैंड है। हो ठीक है। अब ये हो सकता है कि एक ही प्रोटीन हो या दो प्रोटीन हो, तो उसको किसके सेपरेट करना पड़ेगा, उसको पहले पीआई से सेपरेट करेंगे और फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट पर जाएंगे। ठीक है। तो दो वेरिएबल के बेसिस पे हम लोग सेपरेशन कर रहे हैं, पीआई एंड मॉलिक्यूलर वेट, और इसी को हम लोग बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब यहाँ से क्वेश्चन जो आता है कि एक वर्टिकल होता है और दूसरा हॉरिजॉन्टल होता है। तो वर्टिकल किस में होता है, देखिए एक हम लोग के पास में ऑलरेडी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो पीआई करने के लिए एक स्ट्रिप होता है। इस स्ट्रिप पर हम लोग क्या करते हैं, सैंपल को लोड करते हैं, प्रोटीन्स, डिफरेंट प्रोटीन्स है। जैसे अगर ई कोलाई का करें तो कितने डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होंगे, 3000। तो वो सबसे पहले पीआई की वैल्यू पे चेंज करेगा। पीआई क्या था, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, और वो पीएच था जिस पर वो मूव नहीं करेगा, नेट चार्ज 0 हो जाता है। अब ये सब डिस्कस कर दिया मैंने प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल प्रोटीन यहाँ रखेंगे और इस तरफ में हम लोग यहाँ नेगेटिव चार्ज देंगे और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज देंगे। तो प्रोटीन किधर मूव करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, और अपने पीआई के बेसिस पर जब इसका पीआई मैच कर जाएगा इस स्ट्रिप के, ये इसके सब ग्रेडियंट बने रहते हैं पीआई के ग्रेडियंट। जैसे यहाँ पर हो सकता है 8 हो, यहाँ पर 5 हो, यहाँ पर 6 हो, यहाँ पर 4 हो, यहाँ पर 3 हो, यहाँ पर 2 हो, यहाँ 1 हो। तो जब किसी प्रोटीन का इस पीआई से मैच करेगा वो वहीं पर रुक जाएगा, वो आगे मूव नहीं करेगा। तो प्रोटीन पहले पीआई पे सेपरेट हो जाएंगे। तो ये उसके बाद इस स्ट्रिप को उठाकर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इस जेल के ऊपर रखा देंगे। तो पहले सेपरेशन किसके बेसिस पे हुआ है, पीआई के बेसिस पे। तो ये सेपरेशन किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है कि हॉरिजॉन्टल में जो सेपरेशन किया है वो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन में वो जो सेपरेशन है वो किसके बेसिस पर है, पीआई के बेसिस पर। और अब इसके बाद में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ लगाएंगे तो अब ये प्रोटीन यहाँ से सेपरेट आकर इस पर स्पॉट फॉर्म करेंगे। इस डायरेक्शन में जो सेपरेशन हो रहा है वर्टिकल, ये वर्टिकल सेपरेशन कौन सा है, क्या बच गया, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट बेसिस का या मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे जो सेपरेशन होता है वो वर्टिकल होता है, और हॉरिजॉन्टल जो होता है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर होता है। ठीक है। अब इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अदरवाइज ये पूरा लंबा वीडियो बन जाएगा, तो बस आपको इतना ही जानना है। ठीक है। तो 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी समझ लिया। पहला जो हम लोग फर्स्ट टेक्निक करते हैं, हमेशा पीआई को पहले प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद एसडीएस, उल्टा नहीं करेंगे, पहले एसडीएस और उसके बाद पीआई नहीं करेंगे। ठीक है। अब आते हैं कि प्रोटीन का सीक्वेंसिंग भी, प्रोटीन सेपरेशन हो गया, प्रोटीन को हम लोग ने एनालिसिस भी कर लिया 2D से और SD स्पेस से, और अब हम लोग कर लेते हैं प्रोटीन का सीक्वेंसिंग। प्रोटीन सीक्वेंसिंग, प्रोटीन सीक्वेंसिंग फर्स्ट टाइम जो था सजेस्ट किया था इन्होंने, ये किया था फ्रेडरिक सैंगर इन 1953। इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला हुआ है, एक बार डीएनए के सीक्वेंसिंग के लिए, एक बार प्रोटीन के सीक्वेंसिंग के लिए। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने इंसुलिन का सीक्वेंसिंग किया था, और इंसुलिन कितने अमीनो एसिड का बना हुआ है, 51 अमीनो एसिड, दो चेन है। अब सब यूनिट नहीं कहेंगे, चेन कहेंगे, क्योंकि इनके आपस में जो लिंकेज है वो डाइसल्फाइड लिंकेज होता है इन दोनों सब यूनिट के बीच में, या 3D स्ट्रक्चर के बीच में। एक जो है अल्फा वो 21 अमीनो एसिड का है, और दूसरा जो बीटा है वो 30 अमीनो एसिड का है। और इसमें जो पहला अमीनो एसिड है एन टर्मिनस पे वो है ग्लाइसिन, और इस पर जो पहला अमीनो एसिड है एन टर्मिनस में वो है फेनाइल एलानिन। ठीक है। जैसे ये अल्फा है, ये बीटा है। ठीक है। तो अल्फा पे जो पहला अमीनो एसिड है वो कौन सा है, ग्लाइसिन, और बीटा पे सबसे पहला अमीनो एसिड कौन है, वो है फेनाइल एलानिन। ठीक है। क्यों बता रहा हूँ, इसके अभी आएगा। और ये सब आपस में कैसे लिंक्ड है, डाइसल्फाइड लिंकेज है। ठीक है। अब आते हैं इंसुलिन। ठीक है। अब आ रहे हैं
यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में समझे, बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। ये जो इन्होंने मेथड में जो केमिकल रिएजेंट यूज़ किया, इसी से पूछता है क्वेश्चन, केमिकल रिएजेंट। वो रिएजेंट का नाम क्या था? उस रिएजेंट का नाम था 1-फ्लोरो-2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन। ये बहुत बाद में इसमें गेट में आया हुआ, 1-फ्लोरो-2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन। और इसी के जैसा मिलता जुलता दूसरा जो यहाँ पर सबस्ट्रेट यूज़ किया, ये तो पहला हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्साइल क्लोराइड, डेप्साइल क्लोराइड। और तीसरा है टेंसाइल क्लोराइड। तो ये बेंजीन के एरोमेटिक रिंग के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो या तो फर्स्ट यूज कीजिए, या तो सेकंड यूज कीजिए, या तो थर्ड यूज कीजिए। तो इसको यूज करने से क्या होगा, ये क्या करेगा, एन टर्मिनस में जो सबसे पहला अमाइनो एसिड उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और उसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि फर्स्ट अमाइनो एसिड कौन सा है। ठीक है, तो ये जब DNB से FDNB से आप ट्रीट करेंगे, सपोज 1FNDB से आपने ट्रीट किया, तो प्रोटीन का फर्स्ट अमाइनो एसिड ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट एट एन टर्मिनस वाला इसके साथ क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। और इस कॉम्प्लेक्स को आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, आइडेंटिफाई। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि उसके बाद से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, पहला अमाइनो एसिड जब इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड के साथ में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, तो तभी तो ये कॉम्प्लेक्स इसके साथ में आएगा, फर्स्ट वाला अमाइनो एसिड के साथ। तो सेकेंड, थर्ड जब इस कॉम्प्लेक्स को ट्रीट करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक कंडीशन अप्लाई करते हैं। और एसिडिक कंडीशन में क्या होता है, रेस्ट ऑफ पेप्टाइड सीक्वेंस या अमाइनो एसिड सीक्वेंस डीनेचर या फ्रेगमेंट हो जाता है, डीनेचर या फ्रेगमेंट हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मैंने ये सपोज अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया इसके साथ में FN 1-फ्लोरो-2,4-डाइनाइट्रो कौन सा था, FNDB, यस। तब ये बॉन्ड जब अब इसको अभी यहाँ पर ये ब्रेक करना चाहिए था कि ये इसके साथ चला जाए, फिर सेकंड टाइम में सेकंड साइकिल में ये सेकंड के साथ बाइंड करे, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ सिक्वेंशियल ऑर्डर में चले। लेकिन यहाँ क्या करते हैं कि जब इसको ब्रेक करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा H+ हाई एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन डालते हैं HCl का, जिसकी वजह से ये अलग तो होगा बाकी, लेकिन ये आपस में फ्रेगमेंट कर जाते हैं। तो हम लोग को मालूम ही नहीं चलेगा कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ अमाइनो एसिड कौन सा है। लेकिन क्या श्योर बता सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा अमाइनो एसिड है। इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया 51 अमाइनो एसिड को सीक्वेंस करने के लिए। प्रॉब्लम समझ में आ गया और इसके फ़ायदे भी समझ में आ गए। इससे क्या बेनिफिट है कि हम लोग इस रिएजेंट को यूज़ करके फर्स्ट अमाइनो एसिड कौन सा है ऑफ प्रोटीन हम लोग 100% श्योर बता सकते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव ये एडवांटेज है कि इससे दूसरा एडवांटेज क्या होगा, नंबर ऑफ सब यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी प्रोटीन का अगर इस ट्रीटमेंट से कर रहे हैं तो उसमें 2 अलग अलग अमाइनो एसिड आया तो हम लोग को मालूम है कि उसमें 2 हेड होगा, 2 सब यूनिट होगा। तभी तो जैसे ये इंसुलिन को ट्रीट करेंगे इस FNDB से, तो क्या आएगा, FNDB के साथ में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, पहला आएगा ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन एन टर्मिनस पे है, देखिए। और दूसरा इसके साथ में क्या आएगा, फेनाइलएलानिन। तो अगर 2 डिफरेंट अमाइनो एसिड आ रहा है इस ट्रीटमेंट से, तो इसका मतलब है कि वो 2 सब यूनिट का बना हुआ है, 2 डिफरेंट सब यूनिट का। ठीक है, लेकिन इसका एडवांटेज क्या है कि एडवांटेज ये है कि सेकेंड से लास्ट तक द लास्ट अमाइनो एसिड बिकम फ्रेगमेंटेड। तो नेक्स्ट अमाइनो एसिड कौन सा है, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। चलिए अब आते हैं तब इसका क्या अल्टरनेटिव है, क्योंकि हम लोग को तो सिर्फ फर्स्ट नहीं आइडेंटिफाई करना, हम लोग को तो पूरा सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। तभी तो हम लोग प्रोटीन सीक्वेंसिंग कह रहे हैं। तब हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, तब हम लोग इनका एक अल्टरनेटिव मेथड आया, सेकेंड मेथड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
जिसको हम लोग बोलते हैं एडमेंट डिग्रेडेशन। इन्होंने रिएजेंट को चेंज करते हैं। इन्होंने जो रिएजेंट यूज़ किया उस रिएजेंट का नाम था फेनाइल आइसोथियोसाइनेट। ये रिएजेंट को यूज़ किया। तो जब ये रिएजेंट को यूज़ किया तो क्या होगा कि ये फर्स्ट को भी आइडेंटिफाई किया, फर्स्ट आइडेंटिफाइड, और उसके बाद में रेस्ट जो एमाइनो एसिड सीक्वेंस है, सीक्वेंस रिमेन इंटैक्ट, वो डिग्रेड नहीं किए, वो इंटैक्ट ही रह गए। तो सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में हम लोग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो एडमेंट डिग्रेडेशन में क्या यूज़ किया, ये भी पूछता है। फेनाइल आइसोथियोसाइनेट, लिख देता हूँ फुल फॉर्म, फेनाइल आइसोथियोसाइनेट। और ये जब अटैच होता है तो क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है फेनाइल थियोसाइनेट एडक्ट। एडक्ट का मतलब है एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, कब, जब अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के साथ में या प्रोटीन के सीक्वेंस के साथ में एसोसिएट हो जाए। ठीक है, कैसे होता है वो डिटेल में नहीं बता रहा हूँ ना, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो ये सबस्ट्रेट के बारे में जानना था। अब आ जाते हैं कि हम लोग प्रोटीन सीक्वेंसिंग करेंगे कैसे। तो प्रोटीन सीक्वेंसिंग करने का दो मेथड समझ में आ गया। एक हम लोगों ने समझा फ्रेडरिक स्टेंगर का, और दूसरा एडमेंट डिग्रेडेशन। ठीक है, अब करते कैसे हैं तो समझिए। सबसे पहला स्टेप समझ रहे हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन जब जो भी है, जिस भी प्रोटीन का सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है, उसका डाइसल्फाइड लिंकेज, ठीक है, एस बॉन्ड शुड बी ब्रोकन, ये ब्रोकन, इसको तोड़ना जरूरी है। जैसे दो सब यूनिट के बीच में अगर डाइसल्फाइड लिंकेज है तो इसको ब्रेक करना जरूरी है। तो ये कैसे ब्रेक करेंगे, अदरवाइज ये सीक्वेंसिंग प्रॉपरली होगा नहीं। तो उसको ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसको ब्रेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रीएजेंट। तो पहला रीएजेंट जो यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन मेथड। इस मेथड का नाम क्या है, ऑक्सीडेशन मेथड। और इसमें जो केमिकल यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं परफॉर्मिक एसिड। ये वन स्टेप में क्या करता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो ये नाम जानना है। सेकेंड स्टेप जो हम लोग यूज़ करते हैं, सेकेंड स्टेप में कहते हैं हम लोग इसको, सेकेंड स्टेप में इसको बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस, सेकेंड स्टेप। और रिडक्शन प्रोसेस दो स्टेप का बना हुआ, 1 and 2। ऑक्सीडेशन सिर्फ एक सिंगल स्टेप है, लेकिन ये दो स्टेप में। तो पहले स्टेप में हम लोग DTT से ट्रीट करते हैं, DTT। और DTT ट्रीट करने के बाद में जैसे ये डाइसल्फाइड है तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और SH आ जाएगा, सल्फोहाइड्रिल ग्रुप आ जाएंगे DTT की वजह से। और उसके बाद में अगर इसी स्टेप में रुके तो वापस से ये डाइसल्फाइड लिंकेज फॉर्म कर लेंगे। तो इसको परमानेंटली ब्लॉक करने के लिए हम लोग सेकेंड स्टेप में इसको यूज़ करते हैं आयोडोएसीटेट से। तो ये दो स्टेप रिएक्शन। तो पूछता टू स्टेप रिडक्शन इन टू स्टेप प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेज कौन सा है, रिडक्शन प्रोसेस। सिंगल स्टेप कौन सा, परफॉर्मिक एसिड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये समझा। अब आ रहे हैं कि जब डाइसल्फाइड लिंकेज ब्रेक हो गया तो अब क्या करेंगे, तब हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सीक्वेंसिंग करेंगे। अच्छा, सीक्वेंसिंग करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोटीन शुड बी फ्रेगमेंटेड, इसको स्मॉल फ्रेगमेंट में कर देना, शुड बी फ्रेगमेंटेड इन स्मॉल साइज पेप्टाइड। तो अगर जैसे ये बहुत बड़ा प्रोटीन है N और C और इसके बीच में ये सब अमाइनो एसिड लगे हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से 3 सीक्वेंस फ्रेगमेंट में ब्रेक कर देंगे, क्योंकि मशीन की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है, या उतनी ज़्यादा 100% एफिशिएंट मशीन कोई भी नहीं होता। तो जैसे जैसे आगे जाएगा इसका 100% कन्फर्मेशन डिक्रीज होते चला जाएगा। जैसे फर्स्ट बता देगा कि 100% ये है, दूसरा बता देगा, तीसरा, तो चौथा जाते जाते वो श्योर नहीं कि क्या है यहाँ पर, हो सकता है फिनाइलएलानिन हो, टायरोसिन हो, ट्रिप्टोफैन हो। तो क्या करेंगे, इसको फ्रेगमेंट कर देते हैं, ताकि ये सेकंड मशीन में जब डालें ये वाला फ्रेगमेंट तो फिर से फर्स्ट वाला ही यूज़ कर ले इसको, और इसको एज ए 100% ट्रीट करें। तो इसको हम लोग फ्रेगमेंट करते हैं। तो फ्रेगमेंट के लिए क्या यूज़ करेंगे, प्रोटीएस। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि प्रोटीएस कितना है, प्रोटीएस कौन कौन सा। तो सबसे कॉमन जो प्रोटीएस यूज़ करते हैं वो है ट्रिप्सिन। कहाँ ब्रेक करता है ये पूछेगा। ये लाइसिन, अर्जिनिन और हिस्टिडीन के
एन टर्मिनस सॉरी सी टर्मिनस पे ब्रेक करता है। सी टर्मिनस का मतलब एन इस तरफ है, जैसे ये लाइसिन है, तो अगर मैंने ट्रिप्सिन से डाइजेस्ट किया तो ये क्या करेगा, यहाँ ब्रेक करेगा। एन इस तरफ है, सी इसका इस तरफ है, तो यहाँ ब्रेक करेगा। ठीक है, इस तरफ पहले नहीं ब्रेक करेगा, बाद में। ठीक है, काइमोट्रिप्सिन के देखें, काइमोट्रिप्सिन दूसरा क्या है, काइमोट्रिप्सिन ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड को ब्रेक करता है, लाइक फेनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, और वो भी किस सी में, सी टर्मिनस में। काइमोट्रिप्सिन के बाद में पेप्सिन आ जाए, पेप्सिन, तो पेप्सिन किसको ब्रेक करता है, अगेन एरोमेटिक अमाइनो एसिड फेनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, लेकिन इस बार ये एन टर्मिनस को करता है। चौथा नंबर किसको हम लोग बात करें, जैसे हम लोग बात कर ले एस्पार्टेट एन प्रोटीएस, ये किधर ब्रेक करेगा, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट को, लेकिन ये एन टर्मिनस पे करेगा। ठीक है, इसी तरीके से फिफ्थ एक लिखे साइनोजेन ब्रोमाइड, ये केमिकल है। बाकी सब क्या था, बाकी सब इंजाइम है। ये क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। केमिकल कहाँ ब्रेक करता है, मेथियोनिन के एन टर्मिनस, बहुत बार पूछा हुआ है। तो ये 4-5 याद रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ फिफ्थ नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वहीं से क्वेश्चन करेगा। ठीक है, चलो तो अब ये फ्रेगमेंटेड भी हो गया, उसके बाद हम लोग सीक्वेंसर में डालने के बाद में एनालिसिस कर लेंगे और सीक्वेंस को ओवरलैप करके हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो अब मैं तरीका नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर वो लेंथी हो जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आएगा। अब आते हैं प्रोटीन सीक्वेंसिंग करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये भी टॉपिक हो गया। अब हम लोग एक करते हैं आर्टिफिशियल प्रोटीन या पेप्टाइड सीक्वेंसिंग। इसको देख रहे हैं, ये किन्होंने दिया था, एक साइंटिस्ट थे ब्रूस मैरीफील्ड इन 1972 में। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि कैसे आर्टिफिशियली आप स्मॉल पेप्टाइड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू है। सपोज अगर हम लोग कोई 3 अमाइनो एसिड का बना हुआ है, जैसे मैंने बताया था TSH, ब्रेडिकाइनिन, ऑक्सीटोसिन, ब्रेडिकाइनिन और ऑक्सीटोसिन 9 अमाइनो एसिड का है, या इन ग्लूकागॉन 29 अमाइनो एसिड का है, तो ये हम लोग इजिली सिंथेसाइज कर सकते हैं। या फिर इंसुलिन का सीक्वेंसिंग मुझे मालूम हो गया सीक्वेंसिंग मशीन से, तो वो सीक्वेंसिंग मशीन से मालूम चल गया कि इंसुलिन का क्या सीक्वेंस है, तो मैं आर्टिफिशियली इसको क्या कर सकता हूँ, लैब के अंदर में सिंथेसाइज कर सकता हूँ, क्योंकि 51 अमाइनो एसिड का ये छोटा प्रोटीन है, तो इसको सिंथेसाइज करके मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करते हैं ये समझते हैं, और इससे क्या गेट में आया क्वेश्चन वो भी समझते हैं। सबसे पहला चीज़ यहाँ से कि यहाँ पर हम लोग एक ब्लॉकर का यूज़ करते हैं, ब्लॉकर फॉर एमाइन साइट या एमाइन ग्रुप, एंड सेकेंड ब्लॉकर फॉर कार्बोक्सिलिक साइट या कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एमाइनो एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला मालूम है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर ये है। अब अगर इसको हम लोग, ये क्या है, साइड चेन R, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। अगर इन दोनों को ब्लॉक नहीं करें तो ये खुद बहुत ज़्यादा क्या है, ये एसिड नेगेटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे, तो इनको ब्लॉक करना सॉरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लॉकर यूज़ करते हैं वो ब्लॉकर से क्वेश्चन आएगा। तो एमाइन एसिड का जो ब्लॉकर यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं FMOC, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ब्लॉकर यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं DCC। यही क्वेश्चन आएगा। FMOC का मतलब क्या, 9 फ्लोरो मिथाइल मिथॉक्सी कार्बोनाइल ग्रुप। खैर फुल फॉर्म पूछेगा भी नहीं आपसे, FMOC याद रखना है, एमाइन ग्रुप। और DCC का फुल फॉर्म क्या है, डाइसाइक्लोहेक्सामाइड, डाइक्लोरोसाइक्लिक हेक्सामाइड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो ये अब इन दोनों को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा 2 क्वेश्चन यहाँ से। तीसरा क्या यहाँ से पूछता है कि हमेशा सीक्वेंसिंग, जो यहाँ पर आर्टिफिशियल सिंथेसिस बोल रहे हैं इसको, तो ये जो सीक्वेंस का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन अपोजिट फ्रॉम नेचुरल वे ऑफ सिंथेसिस
किसका सिंथेसिस? प्रोटीन का। मतलब अगर राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस हो तो वो हमेशा राइबोसोम के ऊपर में, जैसे ये एमआरएनए है, हम लोग पढ़ेंगे भी आगे, तो एमआरएनए पर राइबोसोम बाइंड करेगा और वो जो प्रोटीन का सीक्वेंसिंग करता है, ये प्रोटीन आगे मूव करेगा और जैसे जैसे राइबोसोम आगे मूव करेगा प्रोटीन सिंथेसिस करता जाएगा, तो वो एन से सी टर्मिनस होता है यहाँ नेचुरल में, ये नेचुरल फॉर्म में हमारे बॉडी में। लेकिन जब आर्टिफिशियल आप करते हैं तो आर्टिफिशियल में जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो हमेशा सी टू एन डायरेक्शन में। बस ये सब पूछा हुआ है क्वेश्चन, देखिएगा प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो बस इतना ही जानना है इस टॉपिक में, अमीनो एसिड में। तो बस आज के सेशन में हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।